विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी कक्षा 12 गद्य खंड से पाठ 3 रॉबर्ट नर्सिंग होम में को लेकर, जिसके लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र जी हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया। लेखक कह रहा है कि कल तक मैं जिनका अतिथि था, अतिथि अर्थात मेहमान था, जिनके यहाँ मैं ठहरा था, आज उनका परिचारक हो गया अर्थात सेवा करने वाला हो गया। क्यों? क्योंकि जिनके यहाँ मैं ठहरा था, क्योंकि मेरी अतिथिया अचानक रोग के लपेट में आ गई। क्योंकि जिनके यहाँ मैं ठहरा था अचानक उनको रोग हो जाता है और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। और उन्हें अचानक इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा अर्थात वहाँ एडमिट करना पड़ा। यह है सितंबर 1951 अर्थात समय है सितंबर 1951 का। रोग का आघात पूरे वेग में, रोग जो था वह पूर्ण रूप से उनकी अतिथेया को पकड़ चुका था। परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घेरा कि हम सब सुस्त। परिणाम अर्थात रोगी को देखकर ऐसा लग रहा था कि रोग अपने पूरे वेग पे है और कुछ भी हो सकता है। और जो वहाँ का वातावरण था, वहाँ जो लोग भी उपस्थित थे वह सभी चिंताग्रस्त थे रोगी के रोग को देखकर। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई। तभी लेखक कह रहा है कि तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल अर्थात विशेष रूप से, धवल मतलब सफ़ेद सौम्य, विशेष रूप से विशेष सफ़ेद कपड़े में और उससे आच्छादित अर्थात विशेष कपड़े को पहने हुए एक नारी कमरे में आ गई। देह उनकी कोई 45 बसंत देखी अर्थात उनकी उम्र कोई 45 वर्ष की होगी। वर्ण हिम श्वेत और शरीर रंग उनका कैसा था? हिम श्वेत के समान एकदम सफ़ेद, पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित। अरुणोदय अर्थात लाल। जब सूर्योदय होता है तो जो सूर्य उस समय लाल होता है, उसी समय की लेखक चर्चा कर रहा है कि अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित चेहरे पर एकदम लालिमा छाई हुई है। कद लंबा और सुता सधा, कद उनका एकदम लंबा है और एकदम सुडौल है। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। अब जो नर्स आई थी या जो एक विशिष्ट नारी कमरे में आई थी वह कह रही है कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता। लंबा मुंह का मतलब यहाँ है कि मुंह को बनाकर नहीं रखना चाहिए रोगी के सामने। बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, जो बीमार है उसके पास मुंह गिरा कर नहीं रखना चाहिए, मुंह ऐसा नहीं बनाना चाहिए जिससे कि रोगी को और कष्ट हो। आते ही उन्होंने कहा, भाषा सुधरी, उच्चारण साफ अर्थात जो बोल रही थी एकदम साफ साफ समझ में आ रहा था। और स्वर आदेश का, स्वर उनका आदेश का था अर्थात वे जो कह रही थी एक आदेश के रूप में कर रही थी, पर आदेश न अधिनायक का अर्थात आदेश तो दिया था लेकिन किसी नायक की तरह नहीं, किसी गवर्नमेंट या सरकार की तरह नहीं, किसी राजा की तरह नहीं, न अधिकारी का और न ही किसी अधिकारी का, केवल पूर्णतः माँ का अर्थात जैसे एक माँ आदेश देती है किसी कार्य करने के लिए, उसी तरह उन्होंने आदेश दिया था, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। हाँ, वह माँ ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेजा, मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत अर्थात वह मातृभूमि उनकी जन्मभूमि थी फ्रांस और कर्मभूमि, और जहाँ रह रही थी, जहाँ कार्य कर रही थी वह भारत था। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक, उभरती तरुणाई अर्थात बचपन के समय को तरुणाई कहते हैं, उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लौलीन। जब से वे जानने लायक हुई तब से लेकर आज तक वह केवल रोगियों की सेवा में लगी रहती थी। यही काम, यही धाम, यही राग,
यही उनका एक काम था, यही धाम अर्थात यहीं पर रहकर उनको सारा कार्य करना था। यही राग मतलब प्रेम उनका था, यही चाव अर्थात यही उनको करने में अच्छा लगता था। और बस यही अर्थात सब कुछ वो यही करना चाहती थी, रोगियों की सेवा करना उनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाया तो उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंच आई। अर्थात मदर टेरेसा ने रोगी के दोनों म्लान कपोल अर्थात उसके गालों को थपथपाया तो उसके सूखे अधरों, उसके ओठ पर चांदी की एक रेखा अर्थात उसके होठों पर चमक खींच आई और मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया। लेखक को लगा कि यहाँ पर जो तनाव है, कमरे में जो तनाव बना हुआ है उसमें कुछ कमी आई। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यो एक ही वाक्य में गूंथ दिए। डॉक्टर ने जैसे ही कहा कि तुम तो हंसी बिखेरती हो, तभी ऐसा लगा कि जैसे कि डॉक्टर सारे अनुभव केवल इन 2 लाइनों में कह देता है। मैं भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है। अर्थात जिसने कोई किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया हो लेकिन फिर भी उसको लोग माँ कहते हैं, वही 30 रुपये मासिक के योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है। अर्थात ऐसी ही कोई माँ ऐसी सेवा कर सकती है कि जिसने प्रसव भी नहीं किया हो और केवल 30 रुपये के मासिक तनख्वाह पर वो 20 वर्ष से लोगों की सेवा दिन रात कर रही है। और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। ऐसी ही माँ पीड़ितों के जीवन में हंसी बिखेर सकती है, दूसरा ऐसा नहीं कर सकता, ये लेखक कह रहा है। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नववती। तीसरा जब पहर था उसी समय थर्मामीटर जो बुखार नापने का मशीन होता है उसको लेकर मदर टेरेसा कमरे में आई और उनके साथ एक नवयुवती, एक दूसरी लड़की उसी विशिष्ट धवल वेश में, गौर और आकर्षक, वह भी एकदम सफ़ेद कपड़े में और एकदम गौर अर्थात गोरे रंग का उसका वर्ण है और देखने में आकर्षक अत्यधिक सुंदर लग रही है। हाँ, गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल है। अर्थात वो जितनी सुंदर थी वह यह दोनों गौर और आकर्षक कहने से नहीं आ सकता था, उसके सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता था। यूँ कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। लेखक कह रहा है कि इतनी गौर थी, इतनी सुंदर थी कि चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप का एक दैवी सांची सी वह लड़की, नाम उसका क्रिस्टहेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी है। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की द्विता मतलब पुत्री, जर्मनी की द्विता क्रिस्टहेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस, मतलब दोनों अलग अलग देश की हैं लेकिन दोनों एक साथ रहती हैं। एक ही रूप है, देखने में दोनों एक समान है, एक ध्येय मतलब उद्देश्य, और एक ही रस अर्थात एक ही कार्य करने में दोनों का मन लगता है। तुम्हारा देश महान, लेखक कह रहा है कि तुम्हारा देश महान, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो वह स्टैचू हो गई और अपना दाहिना और पैर पृथ्वी पर वेग से ठोक कर बोली, यस यस। उसने, लेखक ने जब यह कहा कि तुम्हारा देश महान है, जो हिटलर जैसा देवता युद्ध करने वाला और तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका को जन्म देती है, तो वह दर्प से दीप्त हो जाती है और स्टैचू एकदम शांत हो जाती है और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर तेज से ठोकती है और बोलती है, यस, हाँ सही कह रहे हैं आप। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला। लेखक कह रहा है कि जब क्रिस्टहेल्ड दूसरे कमरे में चली गई तो मैंने मदर टेरेसा से बात करना चाहा। आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं,
वह बोली हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी ईश्वर के लिए ही काम करती हूँ, फिर प्यार क्यों न हो। मैंने नस्तर चुभाया। लेखक का यह कहना है कि मैंने नस्तर चुभाया, अर्थात उसकी दुखती रग पर हाथ रखा, अर्थात उससे कुछ चुभीले शब्द पूछे, चुभीले वाक्य पूछे। पर फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था। लेखक कह रहा है कि फ्रांस को तो हिटलर ने हराया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं। तो लेखक कह रहा है कि फ्रांस को तो हिटलर ने हराया था, तो फिर आप कैसे भूल सकती हैं। नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। लेखक ने कहा कि मैंने विशेष चुभने वाली बात कही थी, लेकिन मदर टेरेसा पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरी भी। मदर टेरेसा कहती है कि हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, इससे हम दोनों का घर नष्ट हो गया। हम दोनों, एक मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई, मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की। लेखक ने बहुत ही मदर टेरेसा को उस्काना चाहा, लेकिन उनका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर लेखक कहता है कि मनुष्य के ही बीच कितनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देती है। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें। देखिए ऊंची दीवारें अर्थात एक दूसरे में आपस में वैमनस्य करना, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, क्षेत्रीय दीवारें और जाति वर्ग, जातियों में बांट दिया है मनुष्य को। कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजेय। ये तमाम प्रकार की दीवारें जातिगत और भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक मनुष्य को आपस में अलग अलग कर देता है। क्रिस्टहेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। रोगड़ी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से हैं। सेविका कहती है, क्रिस्टहेल्ड कहती है रोगड़ी जो बीमार है उसके काले गहरे बाल को देखकर कि तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के समान हैं। कहा कि वह स्मृतियों में खो सी गई। इतना कहते ही वह पुरानी यादों में खो जाती है। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्टहेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली खोई छली सी, और मेरी आंखें भर आई। लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें नरम हो आई और उस जो नर्स थी उसकी आंखें नम हो गई, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? तो उसका भोला उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी। तो उसने नर्स ने कहा कि मैं नहीं रोई थी, लेकिन माँ बहुत रोई थी। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं इसका और भाग अगले पार्ट में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।